वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका अध्याय 6 गद्य कैसे पढ़ें। दैनिक जीवन में हम बातचीत करने, पत्र लिखने, अपने विचार प्रकट करने और प्रार्थना पत्र आदि भेजने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा का गद्य रूप ही होता है। पिछले पाठकों में कविता के संबंध में पढ़ते हुए आप संकेत रूप में यह समझ चुके हैं कि गद्य की भाषा सरल तथा बोध में होती है, जबकि कविता काव्य की भाषा लयनात्मक और विस्तृत होती है। गद्य की भाषा सहज और सरल तथा बोधगम्य होने के कारण ही हम अपने विचार आसानी से अभिव्यक्त कर पाते हैं। काव्य में विचार नहीं बल्कि भावनाओं की प्रधानता होती है। यही कारण है कि काव्य की अपेक्षा गद्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। आज निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा, स्मरण, समाचार, संपादकीय आदि विधाएँ गद्य के माध्यम से ही पढ़ी लिखी जाती है। इस प्रकार गद्य मानव जीवन के व्यापक पक्षों का स्पर्श करता है। आइए इस पाठ में जानते हैं कि गद्य को किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे कि उसे अच्छी तरह समझा जा सके, उस पर पूछे गए प्रश्न का ठीक उत्तर दे सके, विचार कर सके। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप गद्य के स्वरूप तथा विकास का उल्लेख कर सकेंगे, गद्य के महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे, गद्य की विभिन्न विधताओं का परिचय दे सकेंगे, गद्य की प्रमुख अवयवों को स्पष्ट कर सकेंगे, गद्य को कैसे पढ़ा जाना चाहिए ये समझकर उचित तरीके को अपना सकेंगे। पाठित सामग्री के आधार पर लाभालाभ, उचित अनुचित में भेद करने की क्षमता तथा तार्किक शक्ति का विकास कर सकेंगे। गद्य रूप में दी गई नवीन सामग्री को पढ़कर उस पर चिंतन मनन कर सकेंगे। क्रियाकलाप: आप रोज़ कुछ न कुछ पढ़ते हैं, अखबार, किताबें, विज्ञापन आदि, उसमें ज़्यादातर गद्य होता है। क्या आप बता सकते हैं कि गद्य के कितने रूप आमतौर पर देखने को मिलते हैं? गद्य के क्या क्या लिखा जाता है, एक सूची बनाइए, जैसे कि कहानी, उपन्यास आदि। आइए समझें। गद्य का स्वरूप: आपको जानकर आवश्यक होगा कि गद्य का लिखित रूप अपेक्षाकृत काव्य के बाद में आरंभ हुआ। असल में गद्य को पहले बोलचाल की भाषा माना जाता था, इसलिए साहित्य अथवा लेखक के क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं होता था। पहले विधि, ज्ञान, विज्ञान तथा इतिहास सामग्री विषयों की चर्चा भी काव्य में ही लिखी जाती थी, किंतु बाद में जैसे जैसे समाज का विकास होता गया तथा अनुभव और विचारों का क्षेत्र विस्तृत होता गया, तो धीरे धीरे गद्य के महत्व को समझा जाने लगा। गद्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए संस्कृत साहित्य शास्त्र में विद्वानों ने ये कथा, आख्यान आदि नामों से पुकारा है, किंतु उसमें कथा साहित्य के अतिरिक्त इतिहास, विज्ञान अथवा चिंतनपरक लेखकों पर कोई विचार नहीं किया गया। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि दुनिया के सारे व्यवहार गद्य द्वारा चलते हैं, तो दूसरी ओर गूढ़ और जटिल विचारों को व्यक्त करने का उपयुक्त साधन भी गद्य ही है। बातों का बोध कराने के अतिरिक्त हृदय में हर्ष, विवश, प्रेम, करुणा आदि भावों की व्यंजना के लिए भी गद्य का प्रयोग काम नहीं होता। गद्य की सबसे सरल, व्यापक और सर्वमान्य परिभाषा यही हो सकती है कि जिस भाषा में हम साधारण बातचीत में प्रयोग करते हैं वही गद्य है। गद्य का लक्ष्य सहज तथा सरल ढंग से अपने प्रयोजनों की अभिव्यक्ति करना होता है। हिंदी में गद्य का विकास: आप तो जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य को उसके विकास के अनुक्रमों अनुसार 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। आधुनिक काल के विभिन्न चरण हैं, जैसे भागेंद्र युग, त्रिवेदी युग, छायावाद, प्रकृति युग, प्रयोगवाद आदि। इसमें से हिंदी गद्य का पहली बार साहित्यिक रूप में विकास भागेंद्र युग में हुआ। भागेंद्र युग से पूर्व काव्य की भाषा
ब्रजभाषा थी। भागरिंदु ने ही खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप में विस्कृत करने का अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्होंने ब्रजभाषा को काव्य तक सीमित रखा और खड़ी बोली को गद्य में अभिव्यक्त करना माध्यम सुनिश्चित किया। साथ ही उन्होंने अनेक विधाओं को अपनाया, जिन्होंने भाषणों तथा लेखों के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रचार किया। हिंदी गद्य लेखन का आरंभ। पहली बार सरकारी स्तर पर हिंदी गद्य के विकास तथा प्रयोग का विकास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद अंग्रेजी शासकों द्वारा किया गया। आप तो जानते ही हैं कि भागरिंदु युग से पूर्व हिंदी के कई रूप प्रचलित थे। एक तो सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी और दूसरी उर्दू मिश्रित जो मुग़ल दरबारों की परंपरागत भाषा थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज प्रशासनों का बहुत कठिनाई होती थी। कोई एक ऐसी भाषा नहीं थी जिसको सीख कर सामान्य जनता के बीच बातचीत का क्रम बनाया जा सके। अंत अंग्रेज अफसरों ने इस देश की भाषा सीखने सिखाने की व्यवस्था फोर्ट विलियम कॉलेज में की। उसमें उर्दू तथा खड़ी बोली हिंदी दोनों भाषाओं की पुस्तक तैयार करने की योजना बनाई गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की किंगसाइट महोदय ने खड़ी बोली में हिंदी गद्य को स्वतंत्र रूप से भाषा के रूप में स्वीकार किया तथा हिंदी गद्य में पुस्तक तैयार करने के लल्लू जी लाल तथा सदर मिक्स नाम के 2 व्यक्तियों को नियुक्त की। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 की महत्वपूर्ण घटना है। इस कॉलेज के प्राध्यापक सर जॉन गिलमास्टेट के निरीक्षण में खड़ी बोली गद्य में पुस्तक लिखवाने की योजना बनी। इस योजना के अंतर्गत लालू जी लाल सदर मिश्र को हिंदी गद्य में पुस्तक लिखने का कार्य सौंपा गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का कार्य आरंभ करने से पहले खुशी सदासुखलाल ज्ञानोपदेश और सौंदर्य इज़ाल्ला खान रानी केतरी की कहानी लिख चुके थे। उस समय सौंदर्य इला खान का विचार था। एक दिन बैठे बैठे ये बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी भी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। बस जैसे भले लोग अच्छों के अच्छे वापस में बोलते चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के तत्वाधान में लालू जी लाल ने प्रेम सागर और सदर मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। इसे चारों लेखकों में सदासुखलाल ने सुखसागर और इल्ला खान ने रानी केतली की कहानी में हिंदी गद्य के प्रभावी साहित्य रूप का आभास दिया है। इस संबंध में लालू जी लाल का कर्तव्य है। संवत 1860 सन 1803 में लालू जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती अस्त्र अवधिस्थ आर्यवाले के विकास सार ले यानी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कहे नाम प्रेम सागर धारा। संस्थाओं का योगदान। हिंदी खड़ी बोली गद्य के जन्मदाता मुंशी सदासुखलाल, इसाल्ला खान, लालू जी लाल और सदा मिश्र के बाद लगभग 50 वर्ष तक ऐसा समय रहा जिसमें कोई उल्लेखनीय ग्रंथ नहीं रचा गया। पर इस बीच ईसाई धर्म प्रचलित और कुछ अंग्रेज शासकों ने लोगों को हिंदी सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि यह सामान्य लोगों के व्यवहार की भाषा थी। भारतीय लोगों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई पादरियों ने खड़ी बोली को अपनाकर इसमें बाइबल आदि पुस्तकों का अनुवाद कराया। यही कारण है कि खड़ी बोली के विकास में ईसाई प्रवृत्तियों पादरियों का भी योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। लगभग इसी समय ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हिंदू शिक्षित वर्ग के अपने वर्ग की रक्षा करने की तीव्र भावना जाग उठी, जिसमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाएं खड़ी बोली के माध्यम से धार्मिक
सिद्धांतों का प्रचार करने लगी। ब्रह्म समाज के स्थापक राजा राम मोहन राय ने देवांत के सूत्रों का खड़ी बोली में अनुवाद किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म में प्रचार के लिए अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, वेदों का भाष्य आदि प्रमुख है। स्वामी जी की संस्कृत निष्ठ भाषा में आज हास्य और व्यंग काफ़ी मात्रा में विद्यमान है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके सबके लिए हिंदी को पढ़ना और पढ़ाना आवश्यक कर दिया। वह हिंदी को आर्य भाषा के नाम से भी पुकारते थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई में आर्य भाषा के प्रभाव से हिंदी गद्य का प्रचार और प्रयोग सर्वाधिक रूप से होता रहा। इस समय पंडित सिद्धाराम खुलोरी ने सत्तास्थान धर्म के प्रचार के लिए सत्यमता प्रवाह नामक गद्य ग्रंथ की रचना की। वह बड़े प्रभावशाली वक्ता थे, जिनके व्याख्यानों और कथावचनों से पंजाब में हिंदी का बहुत अधिक प्रचार हुआ। उनका भावेवती नामक सामाजिक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके अतिरिक्त धर्म रक्षा उपदेश संग्रह, संतोपदेश आदि उनकी उल्लेखनीय गद्य रचनाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं की भूमिका। इस प्रकार हिंदी खड़ी बोली गद्य की धारा दिन प्रतिदिन पुष्ट होती गई। 50 वर्षों में हिंदी गद्य को आगे बढ़ने के तत्काल पत्र पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। कलकत्ता में उत्तर मॉडर्न नामक पत्र निकाला प्रारंभ हुआ। भगदूत, बनारस अखबार और सुधाकर निकाला। इसी समय राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी को लोकसम्मत रूप लेकर सामने आए। उन्होंने आगरा से सन 1971 में अभिज्ञान शकुंतलम का बड़ा काव्य में है, जिसमें संस्कृत तथा स्तंभम शब्दों का अच्छा प्रयोग हुआ है। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने मिश्रित अरबी फ्रांसी युक्त हिंदी को प्रिय दिया, जबकि लक्ष्मण सिंह ने हिंदी अपनाई। उन सभी के प्रयत्नों से खड़ी बोली में जीवन का प्रसार हुआ और भविष्य के लिए गद्य का रूप भी स्पष्ट हो गया। आधुनिक युग में हिंदी गद्य। भागेंद्र युग। भागेंद्र युग। आधुनिक युग का आरंभ भागेंद्र के समय से माना जाता है। भागेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकारों में भागेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ नारायण, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल नाम गहमरी, अविंदादत्त व्यास, देवकीनंदन खस्ती आदि थे। इन्होंने नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि गद्य साहित्य की रचना की। भागेंद्र युग में गद्य का विकास तो हो गया था, किंतु उस समय के भाषा रूपों में अनेकता विद्यमान थी। त्रिवेदी युग। आर्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी का ध्यान खड़ी बोली में गद्य में प्रचलित भाषा परक विविधताओं की ओर गया। हिंदी गद्य को देशांत तथा सरल शब्दों में लिखी व्यवहारनिष्ठ हिंदी भाषा माना और उसी के प्रयोग पर बल दिया। आज हम जिस व्याकरण सीमित हिंदी गद्य का प्रयोग करते हैं, उसे बनाने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी को जाता है। इसलिए इस काल को त्रिवेदी काल कहा जाता है। त्रिवेदी जी के प्रयास से हिंदी व्याकरण संबंधित पुस्तकों का लेखन भी हुआ, जिससे भाषा को शुद्धता तथा सरल ढंग से लिखने में सहायता मिलने लगी। त्रिवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में महावीर प्रसाद त्रिवेदी, बलमुकुट गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गुलाल राय तथा अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम भी अग्रणीय है। इन रचनाओं ने कहानी, उपन्यास तथा निबंध के साथ साथ विदेशी तथा भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसे हिंदी में पाठक अन्य भाषाओं के साहित्य में भी प्रचलित हो सके।
त्रिवेदी युग के बाद कृष्ण छायावाद, प्रकृति प्रयोगवाद तथा समकालीन साहित्य में हिंदी गद्य का विकास क्रमशः सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ साथ वैचारिक बदलावों के अनुसार भी होता रहा। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमिंद्रन चौहान, महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, जैनेन्द्र इंद्रजाल जोशी, रामचंद्र शुक्ल, हजारीलाल प्रसाद त्रिवेदी, आग्नेय, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, नवंवर सिंह आदि के साहित्य में गद्य के विकास का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं। आज मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो गद्य के विकास से अछूता रह गया है। साहित्यिक अभिव्यक्तियों के साथ साथ कला, विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि विषयक रचनाएं भी आज गद्य के माध्यम से होने लगी है। पढ़ाई लिखाई तथा छपाई के विकास के साथ ही गद्य का भी निरंतर विकास होता चला गया है, चाहे वह पक्ष विपक्ष की घटना पर आधारित समाचार समीक्षाएं हो अथवा व्यक्तिगत अनुभव को डायरी में लिखने संबंधित क्रिया, सभी कुछ गद्य के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। गद्य द्वारा इतने व्यापक स्तर पर जीवन के क्रिया व्यापारों को घेरते चले जाने के साथ साथ ही साहित्य विभिन्न प्रकार की विधाओं का भी जन्म हुआ। इस प्रकार हिंदी गद्य को 4 बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है। कथा साहित्य, नाटक, निबंध, नवीन विधाएं। कथा साहित्य। कथा साहित्य में हम उपमा से कहानी, लघु कथा का कथन करते हैं। ये अधिकतर द्रुत पाठक के लिए उपयुक्त होता है। यदि आपको पठन में गति बढ़ानी है तो गद्य पठन में अधिक से अधिक कहानी और उपमा से पढ़ना अधिक आवश्यक है। आप कहानी और उपमा से पढ़ना अपनी आदत बना सकते हैं। इस पाठ को मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वृद्धि भी होती है। कहानी जीवन अथवा समाज की किसी भी घटना पर सुंदर ढंग से चित्रण ही कहानी है। कहानी के कथा का होना आवश्यक है। इसमें विचार निबंध की तरह सीधे सीधे ना प्रकट करके घटना तथा पात्रों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। कहानी हमेशा किसी घट चुकी घटना का वर्णन प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र इंद्रचल, इलान्द्र जोशी, सचिनानंद, हीरानंद वासे, अग्नेय, भगवती चरण वर्मा, राहुल सिकृत्यावान, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन शंकर, मेनू भंडारी, कमलेश्वर आदि के कई प्रमुख कहानीकार हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में मन्नू भंडारी की कहानी 2 अलंकार पाठ 8 में पढ़ेंगे। उपन्यास में भी जीवन अथवा समाज में घटित घटनाओं का वर्णन होता है, किंतु उपन्यास में कहानी की अपेक्षा अधिक विस्तार से कथा का वर्णन किया जाता है। कहानी की एक घटना पर आधारित होती है, जबकि उपन्यास में कई घटनाएं होती हैं। इसमें कई उप कहानियाँ भी एक साथ चलती है। उपन्यास जीवन के लंबे समय की घटना को चित्रित करता है, जबकि कहानी में किसी छोटे क्षण की घटना का चित्रण होता है। प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राहुल सिकरियान, वह दानवलाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल अग्ने, भैरव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, भीम सैनी, कृष्ण सवती, विवेकी राय, कमलेश्वर आदि हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आप तीसरी पुस्तक के आरंभ में वह दवन लाल वर्मा के द्वारा लिखित विराट की पद्मिनी नामक उपन्यास पढ़ेंगे। नाटक में भी कहानी ही
प्रमुख होती है, किंतु उसमें कहानी अथवा उपन्यास की तरह घटना का वर्णन नहीं होता, बल्कि उस कहानी के पात्रों द्वारा संवाद, बुलावा कर और अभिनय के माध्यम से स्थिति का वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया जाता है। नाटक की भाषा बोलचाल के बहुत करीब होती है, इसलिए यह साधारण से साधारण मनुष्य को भी समझ में आ जाती है, और यदि ना भी आए तो नाटक के पात्रों के अभिनय पानुत्रुकुल भाषा से वह स्पष्ट हो जाता है कि नाटक में लेखक जो भी बात कहना चाहता है वह पात्रों के माध्यम से कहलवाता है। अब तो जगह जगह चौराहों पर कुटक नाटक भी खेले जाते हैं। सफदर हर्षमी ने कुटकर नाटकों को अप्रिय दिया था। दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा नाटक के लिए पात्रों को शिक्षित किया जाता है। निबंध को गद्य लेखन की कसौटी माना जाता है। सामान्य निबंध में किसी विषय पर विचारपूर्वक लेख लिखे जाते हैं। निबंध का अर्थ है बिना बंधन अथवा किसी विषय पर लिखते समय विचारों के ऊपर कोई बंधन अथवा प्रतिबंध ना हो, वह रचना निबंध कहलाती है। निबंध किसी भी विषय पर लिखे जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं कि केवल साहित्यिक विषयों को ही चुना जाए। निबंध लेख में अंतर होता है। लेख केवल अपने विषय पर ही केंद्रित होता है, किंतु निबंध में विषय केवल एक माध्यम भर होता है। निबंध में विचारों की श्रृंखला कहीं से भटक कर कहीं भी जा सकती है। विभिन्न श्रृंखलाओं के आधार पर निबंधों में भेद किए जा सकते हैं, जैसे ललित निबंध, विचारणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध आदि। प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, अध्यापक पूर्ण सिंह, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हजारीलाल प्रसाद त्रिवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय आदि हिंदी के प्रमुख निबंधकार। अपने पाठ्यक्रम में आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का एक था पेड़ और एक था टूठ, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का कुटुज, रामचंद्र शुक्ल का क्रोध आदि निबंध पढ़ेंगे। नवीन विधाएँ। यात्रा व सतत में लेखन किसी देश, पहाड़ अथवा किसी अन्य स्थान की अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखता है। यात्रा के दौरान तरह तरह की कठिनाइयाँ भी आती है, कई रोमांचक अनुभव भी होते हैं तथा आनंद भी प्राप्त होता है। यात्राओं में प्राप्त अनुभवों का वर्णन ही यात्रा व सतत कहलाता है। राहुल सिंकलन का घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ प्रसिद्ध यात्रा ग्रंथ है। यात्रा स्मरण के लेखन की परंपरा भागीरथी हरिश्चंद्र के समय से ही आरंभ हो गई थी। देवकीनंदन शास्त्री ने बद्रिका मिश्र यात्रा, गोपाल राम घेमेरी की लंका यात्रा का वर्णन, आग्नेय के आर्ययावर रहे याद आदि यात्रावत संबंधित चर्चित पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त यशपाल, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, मनमोहन, श्याम जोशी, हिमांशु जोशी आदि ने भी कई प्रसिद्ध यात्रा साहित्य लिखे हैं। आपको पुस्तक के पाठ संख्या 26 में मोहन राकेश का लिखा आखिरी चट्टान नामक यात्रावृत्त पढ़ने को मिलेगा। स्मरण उचित प्रकार से किसी व्यक्ति अथवा स्थान का स्मरण करना ही स्मरण कहलाता है। स्मरण में आत्मीयता का होना एक विशिष्ट गुण है। इसमें किसी व्यक्ति से अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण अनुभूति, स्मृतियाँ और घटनाओं के प्रति निजी दृष्टिकोण को होना स्वाभाविक होता है। स्मरण विधि अतीत से जुड़ी विधा है, जिसमें किसी भी छोटे अथवा बड़े व्यक्ति को तर्कयुक्तता से याद कर लिपिबंद किया जाता है। स्मरण साहित्य के विकास में
पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी कृत समरन तथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के दीप जले शंख बजे ने विस्तृत योगदान दिया। अन्य स्मरण लेखन कार्य संकलन साहित्यकारों ने स्मरण माला लिखी। विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक का मेरा वह बाल्यकाल जिनेंद्र द्वारा यह था वह और गांधी कुछ स्मृति आचार्य चतुर्सेन के सुगठित स्मरण बचपन के नए पुराने जोड़ के आग्नेयकृत स्मृतियाँ लेख आत्मपेन पद मन से परे आदि महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में डॉक्टर रघुवंश पर लिखित डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया का स्मरण पढ़ेंगे। आशा है कि विधित स्मरण को पसंद आएगी। व्यंग समाज में फैले बुराई किसी विचार परंपरा अथवा घटना का वर्णन करते हुए यदि किसी खिल्ली उड़ाई जाए, व्यवस्था पर चोट की जाए अथवा हंसी गुदगुदाती भाषा में उसका चित्रण किया जाए तो वह रचना व्यंग कही जाएगी। व्यंग में कहानी भी हो सकती है और निबंध की तरह स्वतंत्र विचार भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहे तो व्यंग एक प्रकार का निबंध होता है जिससे व्यंग्यात्मक ढंग से किसी विषय का चित्र होता है। बालमुकुंद द्वारा की शिव शंभू के चिट्ठी महावीर प्रसाद का म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे श्रेष्ठ व्यंग के उदाहरण है। आज तो व्यंग एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकसित हो चुका है। आजकल पत्रिकाओं में साहित्य कला इतिहास राजनीतिक संस्कृति विज्ञान आदि भी विषय से संबंधित व्यंग अनिवार्य रूप से मौजूद रहते हैं। व्यंग के माध्यम से जहाँ किसी भी विषय की खिल्ली उड़ाई जाती है वहीं उसके पीछे किसी गूढ़ समस्या का समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया जाता है। व्यंग पहले पढ़ने वाला ऊपर तो हंसता रहता है किंतु उसके हृदय में वह घूट समस्या भीतर तक कुचोड़ती रहती है। प्रमुख व्यंग्यकारों में हरिश्चंद्र परसाई, शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी आदि के नाम आते हैं। इस पाठ्यक्रम में आप हरिश्चंद्र परसाई द्वारा लिखित पीड़िया और खिट्टिया नामक व्यंग्य रचना इस पुस्तक के पाठ संख्या 10 में पढ़ेंगे। संपादकीय हर पत्रिकाओं में एक संपादक अवश्य होता है। संपादक उसे कहते हैं जो पत्र अथवा पत्रिका के संपादक द्वारा लिखा जाता है। संपादक को भी अब स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अब तक इसे निबंध की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। संपादकीय में संपादक तत्कालीन समस्याओं घटनाओं पर अपने विचार प्रकट करता है अथवा उस पत्र पत्रिका के संबंध समस्याओं पर लेख लिखता है। अखबार तथा पत्रिका के संपादकीय में अंतर होता है। चूँकि अखबार रोज निकलता है इसलिए उसका संपादकीय प्रायः समाचारों पर आधारित होता है, जबकि पत्रिकाओं में एक निश्चित अवधि होती है इसलिए उनके संपादकीय में किसी सामाजिक मुद्दे अथवा समस्या का समीक्षात्मक टिप्पणी की जाती है। ये संपादकीय अब पुस्तकालय रूप में भी उपलब्ध होने लगे हैं। धर्मवीर भारती, अक्षय कुमार जैन संपादकीय लेखन के प्रमुख है। राजेंद्र यादव की कांटे की बात पुस्तक नामक पुस्तक की उनकी संपादकीय टिप्पणियों का ही संकलन है। उनका एक संपादकीय आप इसी पाठ के संख्या 9 में पढ़ेंगे। विद्यानिवास मिश्र, मीनल पांडे, प्रभाकर जोशी, विष्णु खरे, अरुण खोसी, खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर आदि कुछ अन्य चर्चित संपादकीय लेखन हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा स्मरण, डायरी, रिपोर्ट, जीवनी, आत्मकथा, फीचर, आत्मा लघु कथा, कन्नड़ नाटक, रेडियो रूपक, परिचर्चा आदि अनेक विधाओं में प्रत्येक साहित्य लिखा जा रहा है। इन नई विधाओं को पत्र पत्रिकाओं के में प्राप्त स्थान दिया जाता है।